नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हो? हैप्पी न्यू ईयर। नए वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नई वर्ष नई खुशियां लेके आई, कुछ नया लेके आई। ये नहीं कि पुराने की तरह सड़ा गला ही साल निकल जाए। कोई अच्छा साल निकले आपका, बहुत अच्छा निकले। बहुत सारी भर्तियां भी आपका इंतजार कर रही है। 6 महीने आप ढंग से पढ़ाई को दे दो। जिंदगी ने सबको दिया है समय। परिवार को भी दिया होगा, यार दोस्तों को भी दिया होगा, बाहर भी घूमे होंगे। बस 6 महीने अगर आप अपनी जिंदगी में से निकाल के किताबों को दे देते हो, तो किताबें आपको वहां पहुंचा देती है जहां पहुंचने में आदमी को सालों लग जाते हैं। आप जब कोई प्राइवेट काम करोगे, तो प्राइवेट काम में आपके नीचे अंडर में अगर 2 लोग भी काम करेंगे तो भी समय लगेगा। 40 लोग अगर आपके अंडर काम करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। कितने लोग आपके जानकार है जिनके अंडर 40 लोग काम करते हैं, 50 लोग, 100 लोग? लेकिन एजुकेशन ऐसा सिस्टम है कि जैसे ही आप आईपीएस बने, 2000 कांस्टेबल आपके अंडर होंगे। 2000 कांस्टेबलों के एक साथ सलूट लगेगी आपको। ऐसा ही बनते हो, एक थाने में 50 कांस्टेबल आपके अंडर होंगे। एचएम बनते हो, कितने मास्टर आपके अंडर होंगे। तो वही बात है, एजुकेशन आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाती है। मात्र 5 महीने, 7 महीने, 12 महीने की ईमानदारी से तैयारी की जाए। तो नए नए साल की शुभकामनाएं, नए ऑफर। ऑफलाइन आना चाहो तो आपका स्वागत है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा के हम आपको बहुत प्यार से भेज देंगे। आपको चीजें वही है, भले ही आप इन चीजों को 50,000 फीस दे के पढ़ लो, भले ही इन चीजों को 5,000 फीस दे के पढ़ लो। चीजें वही है, कुछ नहीं बदलने वाला। पढ़ना आपको पड़ेगा, ये ध्यान रखना, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, भले किसी अध्यापक से पढ़ लेना। बस वो बात अलग है कि किसी को पढ़ाने का तरीका थोड़ा आसान हो जाता है। पढ़ाने से इतना सा फर्क पड़ जाता है कि चीजें आसानी से याद हो जाएगी। और ऑफर चल रहा है, नए साल के 5 तारीख तक चलेगा। जो भी कोई लेना चाहो अपन है, तो फीस वैसे ही कम है, सोचना है ही नहीं। वैसे तो ऑफर का इंतजार करने की आपको जरूरत ही नहीं। जब मन हो तब आप दूरी ना खोलो, और आपके लिए हम हाजिर हैं निमंत्रण फीस के अंदर। क्योंकि अब क्या फीस लेना है, काम तो अपना चल ही रहा है। हमारी चल रही थी शिक्षण विधियां बच्चों। थे बच्चा तो क्यों थे, तो बच्चा का पापा हो लगभग तो, और कुछ मम्मियां हैं। शिक्षण विधियां, ये महत्वपूर्ण पार्ट है रीट की दृष्टि से। ठीक है, हमने कुछ शिक्षण विधियां तो पढ़ ली थी। एक तो रसा स्वादन विधि हमने पढ़ ली थी। कौन सी? रसा स्वादन विधि। रसा स्वादन विधि ये हमने पढ़ ली थी। हाँ सर, ये पढ़ ली थी। दूसरी हमने एक और पढ़ ली थी, कौन सी? सूत्र विधि। सर आज लाइव कौन गई? देखो, कभी लाइव आ जा, कभी अपलोड मार दे। क्यों? क्योंकि शाम को मान लो मेरे कोई काम हुआ है, तो मैं सोचू आज अपलोड कर दूं। काम नहीं हुआ है, मैं सोचू चलो लाइव मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, 2 कमेंट थारा पर डाल दो, मारा पर डाल। तीसरी है भाषा सहस्त्रंग विधि। भाषा सहस्त्रंग विधि, और इसकी पीडीएफ मैंने बच्चों टेलीग्राम पे डाल दी थी। अब टेलीग्राम जाके देखना, इन तीनों की मैंने डाल दी थी। आगे वाली भी डाल दूंगा, आज वाली भी डाल दूंगा। तो सिर्फ समझना है, ज्यादा माथापच्ची आपको करनी ही नहीं है, पहले आपको समझनी है। आज मैं दूंगा था ना लेक्चर। लेक्चर का मतलब आज जो विधि है, उस विधि का नाम है व्याख्यान विधि। अविधि कभी समाप्त नहीं हो सकती। इस विधि का अध्यापक प्रयोग करे ही करेगा। इस व्याख्यान विधि, व्याख्यान का मतलब लेक्चर के, रहने दे यार, ज्यादा लेक्चर ना जाए। देखिए बड़े मास्टर यार, यार वो मास्टर बहुत व्याख्या करे यार, वो मास्टर बहुत जकोरो है यार, बहुत बोल रहे हो, भाषण बहुत छंटे यार। वो व्याख्या मतलब भाषण है, जगह नेताजी देनी वह भाषण हो गया। तो नेताजी भी तो पहले तैयार करके आवे है। थान के लागे नेताजी सीधा ही आगे बोलने लग गए हैं। नेताजी भी पहले डाटा काटेगा का कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस वाला बीजेपी का निकालेगा, डाटा उनको भी निकालने पड़ते हैं, वो भी भाषण देते हैं। और ज्यादा प्रवचन ना कर यार, ऐसे का बाबू जी बोल रहे नहीं, वे भी तो भाषण ही है। बाबू जी कौन सा सक्सा के नोट्स बनवा था करो है, वे भी लाग रहे। राम कथा है, वह रटिया है, रटिया की राम कथा शुरू कर दी। गीता का 2 श्लोक रटिया है, गीता शुरू कर दी। यानी भाषणबाजी देना। व्याख्यान विधि एक ऐसी विधि है जो हमेशा ही चलेगी, हमेशा से चली आ रही है। यानी ये विधि जो है वो प्राचीन विधि है। प्राचीन विधि का मतलब पुराने टाइम में अपने जगह गुरुकुल होया करता, बठे भी अविधि ही चला करती, व्याख्यान विधि ही चला करती थी। और वर्तमान में इस विधि की आलोचना भी बहुत होती है, लेकिन चलती भी यही है। यानी सर्वाधिक आलोचना के बाद भी सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है, और करनी पड़ेगी। व्याख्यान विधि में क्या होता है कि अध्यापक जो है पहले मैटर को तैयार करेगा,
यानी उसे मैटर तो तैयार करना पड़ेगा। यानी जैसे मुझे कल मेवाड़ पढ़ाना है तो मैं उसका प्रकरण तैयार करूंगा। कोई मेरे अपोजिट थोड़ी यार, मैं अभिमन्यु थोड़ी, मेरे जन्म हुई यहाँ थे, यहां लिखता हूं। यानी व्याख्यान विधि के सोपान देखो, सबसे पहले तो वो तैयार करेगा क्या, प्रकरण का चयन करेगा कि कल मेरे को चौहान वंश पढ़ाना है, ठीक। फिर सही तरीके से व्यवस्थित भी करेगा। थोड़ी है कि चौहान वंश में पहली विग्रह राज पढ़ा और बाद में अजय राज पढ़ा है। फिर वो प्रेजेंटेशन करेगा, प्रस्तुतिकरण, आओगो आगे कहानी शुरू करेगा। फिर उसका एक निष्कर्ष निकालेगा लास्ट में, कि आज बच्चों हमने चौहान वंश में ये पढ़ा, और लास्ट मूल्यांकन। देखो वो पूछे तो कोनी, लेकिन थोड़ा सा आपने ध्यान तो रखना पड़े। देखो चीजों, व्याख्यान विधि में क्या होगा, लेक्चर देना, पहली लेक्चर तैयार करना पड़ेगा थारा अंदर उत्पन्न को नहीं होगा। अगर आप पढ़ाने जा रहे हो जैसे राजस्थान का परिचय, तो भैया पहले घर पढ़ के आइयो, नहीं तो बड़ी तत्पत होगी, अरे घंटों गाड़नो दूर हो जाओ। थाना बता दियो लेक्चर देने घटी चलिया गया, लेक्चर याद नहीं है तो 1 मिनट ही कटेगी को नहीं, बहुत दूर है काटनो। पहली मैटर 1 घंटा की क्लास है, नहीं तो 2 घंटा वो मैटर तैयार कर लियो, और मैटर तैयार करके फिर ही जाइयो। क्यों, क्योंकि व्याख्यान विधि में पहला काम है कि आपको आना चाहिए, टीचर भी परफेक्ट होना जरूरी है व्याख्यान विधि के अंदर। व्याख्यान विधि में क्या क्या फायदे है, कि व्याख्यान विधि समझिए कि लेक्चर देना सीधो। व्याख्यान विधि को एक कई बार किया हुआ संक्षिप्त टॉपिक हुए, लेकिन मास्टर रेशियो है, जैसे कई बार किया हुआ हमारे यहां हुआ कि आज टॉपिक तो बच्चे लास्ट थोड़ा सो, ठीक है, और नए टॉपिक शुरू करना चाहे तो व्याख्यान विधि को एक फायदा बहुत है। मास्टरी तो ज्ञान देखो भाई साहब, बिना मतलब कि अंट संट ज्ञान देने लग रहे, ज्ञान देना के संक्षिप्त टॉपिक ने भी वो लंबो खींच के, मास्टरी विशेषता है इस व्याख्यान विधि में यही। जैसे कोई कहानी है, जैसे मेवाड़ का इतिहास है, ठीक है, वो इतिहास बहुत विस्तृत है। अब अगर आप किताब में जैसे गुरुजी पढ़ा भी है, किताब में अगर भी चीज ना पढ़ावे तो वह 10 पेज है तो 10 पेज पढ़ाना पड़ेगा। वरना शॉर्ट में क्या, देखो बच्चों ये क्या है कि इसमें यहां से शुरू हुआ, यहाँ रतन सिंह है, रतन सिंह अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ, ये हुआ, उसके बाद में हमीर आया, उसके बाद में खेता आया, इसके बाद यह है, यहाँ करके अरे भाई साहब बहुत बड़ा मैटर नहीं सल्टा दी। यानी छोटे सैन तो बिना मतलब भी करके बकवास, राम कहानी गा के ऊंधी सूंधी करके लंबी खींचती। अगर चाहे लंबी है तो संक्षेप में भी कर सके। अच्छा हाँ, लेक्चरशिप को ही तो फायदो है। कई बार मास्टर ने किया वह टाइम पास करना है, आगे को मैटर भी याद को नहीं, याद को नहीं, वो भी चीज नहीं घुमा के घंटों काट जाए आपको। क्यों, क्योंकि कई जगह किया वह मास्टर घंटे के ऊपर वह कोचिंग में, उनको फिर घंटे से मतलब होता है कि 1 घंटा हो, मतलब थारे समझ में आई को नहीं, बेरो को नहीं, मेरे समझ में आ गया, मेरा 600 रुपया पूरा हो गया भाई, मेरा 600 रुपया बन गया। और कई बार कई जगह कोचिंग मास्टर किस आधार पे होता है, सिलेबस पे, कि तेरा सिलेबस करा तेरा 50,000 रुपया, वो फिर क्या करेगा। और जहां घंटे पे होगा बट बिना ही मतलब ही घंटों छापने में लाग रहे वो। यानी व्याख्यान विधि में मूल केंद्र बिंदु कौन होगा, यहां मूल केंद्र बिंदु अध्यापक ही होगा। आप तो चुपचाप सुनो, सिर्फ हम ही बकेंगे किसमें, व्याख्यान विधि में। तो मास्टर कई बार किए हुए कि व्याख्यान विधि में मास्टर तो लाग रहे, मास्टर प्रवचन दे रहे, व्याख्या कर रहे, पढ़ा तो जा रहे, टाबर के सागे चालतो टाबर को ध्यान भंग, स्टूडेंट वहीं रुक गया। स्टूडेंट कुछ और सोच रहा है, भाई साहब मास्टर जी ये मेवाड़ के इतिहास में चला गया राज सिंह तक, टाबर शुरू में तो सागे से चालियो, सागे से चाल के या देख सांगे तक तो सागे रहे हो, वो कभी सागे चाल रहा गुरु जी के सांगो बता रहे, बाद टाबर गठी खू गयो। क्यों, क्योंकि वो बड़ा नुकसान है व्याख्यान विधि को, जरूरी नहीं पड़ता, टीचर को पता नहीं चल रहा है कि अपने साथ चल रहा है, कहीं खोया हुआ है। इसीलिए टीचर को ये जरूरी है व्याख्यान विधि में, क्योंकि इसमें ज्ञान ज्यादा स्थायी नहीं कह सकते हम। क्यों, क्योंकि बच्चा अध्यापक एक बार बताने से कौन सा स्थायी होगा। तो टीचर जो है, जब भी कोई टीचर लेक्चर दे रहा है, व्याख्यान विधि कोचिंग में ज्यादा चलती है, बड़ी क्लासों में चलती है, छोटी क्लासों में व्याख्यान विधि कभी सक्सेस नहीं हो सकती। छोटी क्लास में मास्टर जी व्याख्यान देख रहे हैं, टाबर गैल बासी मार के सो जाओ, इसलिए ये बड़ी कक्षाओं में चलता है।
कॉलेज में चलेगा, कोचिंग में चलेगा, 11वीं 12वीं के बच्चों में चल सकता है ये व्याख्यान विधि। उच्च कक्षाओं में जरूरी होती है व्याख्यान विधि। तो मास्टर जी के करो बीच बीच में एक प्रश्न यूं पूछ लियो, जैसे ही टीचर व्याख्यान कर रहा है, पढ़ा तो बीच में हाँ बताई रहे, इससे सारा एक्टिव हो जाओ और मरवाओ को बीच में और पूछ रही हो मास्टर तो बीच बीच में क्या करना चाहिए, उसे प्रश्नोत्तरी करनी चाहिए। समझो, कई बार तुलना भी कर लेनी चाहिए कि हमने पहले चौहान वंश पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे मेवाड़, इन दोनों में ये अंतर है। कई बार ये चीजें भी जरूरी है। तो फिर व्याख्यान विधि कहां चलेगी? छोटे बच्चों में सक्सेस नहीं है यार, छोटा बच्चा आपके साथ नहीं चल सकता, सो जाएगा वो। ये प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। वही कौन से? तो फिर किसमें है? ये सिर्फ उच्च कक्षाओं में उपयोगी है। जैसे कोचिंगों में क्या चलती है आपको पता है? कोचिंग में हमेशा व्याख्यान विधि ही चलेगी। रजिस्टर लेके पेज लेके नहीं पढ़ाएगा टीचर, व्याख्यान विधि से जो पढ़ाएगा वही सिलेबस करा पाएगा और वही समझा पाएगा। इसके अंदर क्या चलता है? 3PS, यानी पूर्व तैयारी। पूर्व तैयारी जरूरी है, पढ़ गया जी नहीं तत्पत होगी क्लास में घंटों कौन कटेगो। प्रेजेंटेशन, पी का मतलब प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तीसरा पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, ये भी चीजें महत्वपूर्ण है, लेक्चरशिप में भी दम तो होना चाहिए। तो इसमें करना क्या है? पहली पढ़ गया जी, मेन बात है, ठीक है। और भाषा पर भी अध्यापक का अधिकार होना बहुत जरूरी है इसमें। अगर टीचर को सही से बोलना नहीं आ रहा है, भाषा अच्छी नहीं है, तो व्याख्यान विधि का प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। और व्याख्यान के जीवंत बनाने खातिर कुछ उदाहरण पेश करो, ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों का प्रयोग करो व्याख्यान विधि के अंदर। अब हमें देखनी है कि भाई व्याख्यान विधि की गुण क्या है, दोष क्या है। गुण और दोष देखना तो जरूरी है। एक तो टीचर केंद्रित है ये। टीचर केंद्रित का मतलब टीचर ही मैन है, टीचर बोल रहा है बस ठीक है, कुछ बच्चे सो गए तो सो गए, नहीं सोए ना। अध्यापक को इसमें बड़ा एक्सपर्ट होना जरूरी है। बड़ी कक्षाओं में ज्यादा सक्सेस है, छोटी कक्षाओं में कभी देख लें। जैसे हम लोगों को अगर 10 20 30 बच्चों को पढ़ाने का कहीं ना, तो सर सच्चाई ये है कि हम पढ़ा ही नहीं पाते, हमारे अंदर से वो चीज ही नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि हम लेक्चर दे रहे हैं। किताब पढ़ानी तो कोई बात नहीं भाई, किताबें लाग रहे, किताब चला रहे। ये इसमें 100 बच्चे, 200, 300, 500, हजार बच्चों के टीचर व्याख्यान लेते हैं। तो टीचर इतना परिपक्व होना चाहिए कि उसकी नजर किसी पर नहीं है और सब पर है। व्याख्यान लेक्चर देते समय टीचर का नजर सारी क्लास पे होनी चाहिए, लास्ट से लेके फर्स्ट तक। बीच हो गया क्या बता रहे हो मैं? क्यों? क्योंकि टीचर भी एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है लेक्चरशिप में। और एक तो है टीचर केंद्रित, स्टूडेंट तो निष्क्रिय श्रोता है। कथा चल रही है, मास्टर जी लाग रहे घर जाके और पढ़ लेंगे, बंदे ऑनलाइन देख लिया। क्यों? क्योंकि साथ में बच्चा कई बार चल नहीं पाता, पीछे रह जाता है। एक छात्र में स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट कुछ सोच ही नहीं पाता है। क्योंकि वो सोचेगा तो टीचर के बराबर नहीं चल पाएगा, पीछे रह जाएगा। और अगर टीचर कुशल वक्ता नहीं है, अच्छा बोलने वाला नहीं है, टीचर के याद है, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है उसका, तो फिर ये विधि अर्थहीन है, किसी मतलब की नहीं है। यानी कुशल वक्ता के अभाव में ये अच्छी नहीं हो सकती। कुशल वक्ता के अभाव में क्या है? अर्थहीन। वन वे प्रोसेस, वन वे प्रोसेस समझोगे? क्योंकि वन वे प्रोसेस है, सिर्फ ओनली फॉर टीचर पर डिपेंड है, ये स्टूडेंट पे तो है ही नहीं। टीचर के अंदर में तो आयो करो शुरू, मास्टर जी काल घट तक बढ़ाए रहे, काल गुरु जी विग्रह राज कराए, विग्रह राज का गए, चालो सोमेश्वर पृथ्वीराज बक्यो चालो। क्यों? अध्यापक केंद्रित हो गई है, वन वे हो गई है। तो व्याख्यान विधि को हमने पढ़ा है, हमेशा से ही चलती रहेगी, सर्वाधिक विवादित रही है ये, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे प्राचीन विधि है। हमेशा से बाबा जी प्रवचन देते आए हैं, चेले सुनते आए हैं, वो बाबा आजकल गुरु बन गए, बस इतना ही अंतर है। और आलोचना के बाद कुछ चीजें इसमें आपको पहले तैयारी होनी जरूरी है, नियोजित प्रस्तुतिकरण पर वह चीजें तो फिर करनी है ही। और इसमें कई बार छोटी चीज को मास्टर बढ़ा चढ़ा के घंटा निकाल देता है, कई बार घंटे की चीज को भी 10 मिनट में सलटा देता है। ये व्याख्यान विधि का एक प्लस पॉइंट है एक प्रकार से। और मूल
केंद्र बिंदु इसमें हमेशा अध्यापक रहेगा, बीच बीच में प्रश्न भी आप पूछते रहे। छोटी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी नहीं है, ओनली फॉर बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। पहले तैयारी करो, फिर प्रस्तुतिकरण है, फिर व्यक्तित्व है, ठीक है। ये टीचर केंद्रित विधि है। स्वतंत्र चिंतन टीचर ही होगा, मास्टर जी बोलेगा। बच्चे का स्वतंत्र विकास इसमें नहीं हो पाता है, ठीक है। और कुशल वक्ता के अभाव में ये अर्थहीन है, ओनली वन वे प्रोसेस है। ये हो गई हमारी एक शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि। समझ में आएगी कि गुरु जी थे तो जोर की बता ही रहे। व्यतिरेक विधि, व्यतिरेक विधि पढ़ाऊं, प्रदर्शनी विधि पढ़ाऊं, देखो का पढ़ा दो, मेरे कोई फर्क कौन पड़े, मन तो स्थान पढ़ानी है। प्रदर्शन विधि ये सेकंड ग्रेड में भी लगती है, रीट में भी लगती है, आप किसी लेवल की तैयारी कर रहे हो सब में काम आएगी। थे तो बस एक बार देख लियो, फिर रिपीट मार लिया नोट्स सामने, बस। आज जगह मैं नोट्स डालूंगा, मैं क्या ला रही 3 शिक्षण विधियां आ गई जोड़ के डालूंगा, देख लियो। के प्रदर्शनी लगाइए रहा भाई, बस हो गयो शिक्षण विधि पूरी। तो ऑनलाइन है थे कि क्या को नहीं, ऑफलाइन है काटो गाड़। किसी घटना के दृश्य को रूप को प्रस्तुत करना, तकनीकी भाषा में उसे प्रदर्शन करते हैं। यानी क्या करना है इसके अंदर, इसके अंदर किसी चीज का दृश्य रूप प्रदर्शित करना है, दिखाते हुए पढ़ाना है। यानी जो चीज आपके सामने है उसे हम बोलते हैं मूर्त, ठीक है। यानी आपके सामने है वो एक चीज मूर्त है, उससे ले जाना है अमूर्त की ओर, यानी कल्पना की ओर। कई बार हम चीज तो एक दिखा रहे हैं और उसके बारे में हवाई जहाज दिखाइए, फिर उसके बारे में ये पुर्जे होते हैं, ये होते हैं, ये उड़ती है ऐसे, इतना हॉर्स पावर, ये इंजन, ये वो चीजें आपको दिख नहीं रही है, वो अमूर्त है। यानी मूर्त चीजों से अमूर्त की ओर ले जाना है। मूर्त चीज का मतलब जो आपके सामने, प्रदर्शनी का मतलब सामने हो गया, सीधी सी बात है। यानी व्यवहारिक और सकल उत्पाद। इसमें करता क्या है टीचर यानी शिक्षक, टीचर जो है छात्रों के सामने प्रदर्शन करेगा, बिल्कुल देख लियो भाई, और प्रदर्शन करके विभिन्न पक्षों के बारे में व्याख्या प्रस्तुत करे। जैसे साइंस पढ़ानी है तो टीचर क्या करेगा, किडनी, लीवर, अमाशय, हार्ट, वह चीजों का चित्र दिखाओ, चित्र दिखा के हार्ट का चित्र दिखाया, फिर वो समझाएगा इसमें आल्य होता है, नील्य होते हैं, ये होते हैं, शिराएं होती है, ध्वनि होती है, ये और वो। यानी प्रदर्शन करते हुए आपको पढ़ाएगा, फिर व्याख्या करेगा। हार्ट है, किडनी की, फिर वो व्याख्या करेगा। यानी चीजें दिखाते हुए आपको व्याख्या करेगा। अब इगमा के छात्र भी एक्टिव रहेगा, क्यों, क्योंकि किडनी दिखाइए थे भी एक्टिव होगा। अच्छा इसी किडनी में, अच्छा लीवर इश्यू है, हाँ अमाशय इश्यू, हार्ट, अरे हार्ट आप तो यहाँ बनाए हो, वो तो यहाँ वही को नहीं। तो इससे क्या है, बच्चा भी एक्टिव रहेगा। यानी ये जो विधि है वो द्विपक्षीय हो जाती है। व्याख्यान विधि क्या थी, एक पक्षीय थी, क्यों, ओनली टीचर केंद्रित थी। ये द्विपक्षीय, इनमें बच्चे का तर्क शक्ति का विकास होता है, बच्चे की बुद्धि का भी विकास होता है, क्यों बच्चा देख रहा है इसमें। और वैसे तो शिक्षक केंद्रित है ये, फिर भी द्विपक्षीय, मैन तो टीचर ही रहेगा केंद्र बिंदु, लेकिन फिर भी ये क्या है, द्विपक्षीय। यानी इसमें दोनों एक्टिव रहेंगे, स्टूडेंट भी एक्टिव रहेगा एंड टीचर भी इसमें क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, दोनों एक्टिव रहेंगे। और छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी, बड़े बच्चों के लिए नहीं है भाई, बड़े बच्चों के लिए भी क्या आर्ट है, बड़े बच्चा ने भी बताओ एक भाई, बड़े बच्चा ने भी बताओ, लेकिन छोटे बच्चे को शौक होता है उसे सीधा किडनी, आप जैसे कोचिंग में आते हो आपको सीधा पढ़ा दिया जाता है, हार्ट होता है, किडनी, लीवर। बच्चे को बेचारे को दिखाओ तब पता चलेगा उसे, आगो नहीं काटिए चिर मार के लिए देख लियो, बच्चे को चित्र में दिखाना है, आगो थे काटिए, ला भाई छाती चीर के और देख लियो। इसमें छात्र जो है स्वयं करके देखते हैं और सीखते हैं। ज्ञान एक प्रकार से स्थायी रहता है, सारी इंद्रियां एक्टिव रहेगी, कान, नाक, आंख, गड़ोर से एक्टिव रहेगी मां, और बच्चे की विचार शक्ति का भी विकास होता है। क्योंकि बच्चों यहां जरूर सोचो, किडनी, लीवर, हार्ट रे, चारों पांचों चीजें एग्जाम छोड़ा है तो टाबर सोचने लाजिए बेटा इतोड़ मुना उड़ रही क्यों है, क्यों ऐड है भाई। तो ज्ञान इसमें क्या होता है, हमेशा ज्ञान इसमें होता है बच्चों स्थायी।
देखी हुई चीज हमेशा याद रहेगी। बाकी ये है कि छात्र को स्वयं को मौका कम मिलता है प्रदर्शन का। बाकी हर चीज को मूर्त रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। एक दोष है भाई, हर चीज के चित्र टीचर कहां से ले आएगा यार, तुम्हें पता है। कुछ चीजें गिनी चुनी चीजें हैं जो बता सकता है वो, इसलिए सारी चीजों का प्रदर्शन लगाना बहुत मुश्किल काम है। ये है आपकी प्रदर्शनी विधि। समझ में आएगी? समझ में आएगी? गुरुजी की तो आई। पहली के बताई व्याख्यान विधि, दूसरी के बताई प्रदर्शनी विधि, थे को तो बताऊं एक और विधि, व्यतिरेक विधि। व्यतिरेक विधि, अगर व्यतिरेक शब्द का अर्थ समझ गए तो भाई साहब आप ये शिक्षण विधि भी समझ गए, वरना फिर कोई इलाज नहीं है। पोस्ट मात्र 7,000 है, आप देख लेना भाई साहब, देख लेना। हे मास्टरों, कहीं रथ पशु परिचर की ओर मत मोड़ देना, वो होती रहेगी। बहुत समय है अभी, 2 महीने बाद एग्जाम है, इसलिए अभी प्री पर क्लियर करो। वो मेहन की बात है यार, अभी कौन सा 4th ग्रेड का बहुत समय पड़ा है अभी तक। व्यतिरेक का अर्थ होता है तुलना। तुलना जैसे थे मेरो और कोई दूसरे मास्टर से आगे तुलना करो, कंपेयर करो। लेकिन हम यहां तो शिक्षण विधि पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम तुलना किसके बीच में करेंगे? हम दो भाषाओं के बीच में तुलना करेंगे। जैसे हिंदी तो आपको आती है लेकिन मुझे पढ़ानी अंग्रेजी है आपको, या मुझे पढ़ानी आपको संस्कृत है, या मुझे पढ़ानी आपको उर्दू है, या मुझे पढ़ानी आपको तमिल है, जो भी है। एक भाषा तो आपको आती है, आप दक्षिण भारत से हो तो आपको अंग्रेजी आती है, हिंदी नहीं आती होगी, जो भी नहीं आती। यानी दो भाषाओं की इसमें तुलना की जाएगी, वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा। कैसे? अगर आपको अंग्रेजी पढ़ानी है तो हिंदी पहले आपको पढ़ाओ कि भाई साहब किसी व्यक्ति वस्तु जगह आदि का नाम बताए, उसे संज्ञा कहा जाता है। फिर वही टीचर अंग्रेजी में बताएगा किसी व्यक्ति वस्तु जगह आदि का नाम बताए, उसे नाउन कहा जाता है। हो गई तुलना। जो संज्ञा इधर लग रही है वो इधर भी तो लग रही है, तो फिर कंपेयर करके पढ़ाएगा कि हिंदी में इसे संज्ञा कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे नाउन कहा जाता है। समझ में आएगी बात? और किताबें भी अंग्रेजी वाली हिंदी में हो। मैं जब अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा हुई, पता नहीं कौन सी एग्जाम में लगती थी उस, तो मैं जब किताब ले आने गए तो मैं सोचो कि इसी किताब चाहिए कम इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं वह बिंग मां हिंदी में लिखे नहीं वे, जैसे किसी व्यक्ति वस्तु जगह आदि का नाम बताए उसे नाउन कहा जाता है, वरना फिर वो इंग्लिश में पूरी लाइन लिखी होगी तो समझ। यानी अंग्रेजी की बुक भी हिंदी में होनी चाहिए। अगर जैसे कोई तमिल का बच्चा है, ठीक है, उसे हिंदी पढ़ानी है तो हिंदी की बुक उसकी तमिल में होनी चाहिए। बात पल्ले पड़ी? इससे बच्चा जल्दी कैच करेगा, दोनों भाषा की तुलना भी होगी। समझे? यानी दो भाषाओं की तुलना करनी है, भाषाई कौशल पर ज्यादा विकास करना है। व्यतिरेक का अर्थ तुलना है। अगर किसी को अंग्रेजी पढ़ानी है तो हिंदी में पढ़ाओ, जो अंग्रेजी और हिंदी की है वो तुलना करो, यानी दो भाषाओं की तुलना करते हुए पढ़ाना है। दूसरी भाषा पढ़ाने की सबसे बेस्ट विधि बताई गई है, सर्वोत्तम शिक्षण विधि है ये, रटने की अपेक्षा समझने पे बल देती। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है कि जरूरी नहीं है कि अध्यापक को दोनों भाषाएं आती हो। बात तो आप ही जानिए, तमिल पढ़ानी है तो जरूरी तो नहीं है कि भाई टीचर को तमिल आती हो, बड़ी समस्या है ये। और तुलना, अब हमारे यहां हिंदी में संधि है, इधर अंग्रेजी में संधि है ही नहीं, तो भाषाओं में भी कुछ ही चीजें तो सेम हो सकती है, सारी चीजें भी सेम नहीं हो सकती। ये एक प्रकार से इसमें कमी है। बाकी ये रटने की बजाय ये समझने पे ज्यादा बल देती है। जो चीज समझने पे बल देगी वो मनोवैज्ञानिक विधियां होंगी हमेशा, जो रटने पे देगी वो अमनोवैज्ञानिक विधियां होंगी हमेशा। तो भोलानाथ तिवारी ने भी व्यतिरेक विधि जो है वो भाषा, दूसरी भाषा सीखने की सबसे अच्छी विधि है, इसी को बताया। यानी व्यतिरेक का अर्थ होता है कि दो भाषाओं की तुलना करना, व्यतिरेक का अर्थ है तुलना, यानी मातृभाषा और दूसरी सीखी जाने वाली कौन सी दूसरी भाषा, वैज्ञानिक विश्लेषण ही प्रस्तुत किया जाता है।
ठीक है, विद्यार्थी की भाषा की पाठ्य पुस्तकें भी उसी की भाषा में होनी चाहिए। समझ गए बात को? अंग्रेजी भी अपनी हिंदी में हो तो पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी, समझ में आने में ज्यादा होगी। टेंस लिखा है कि इस टेंस में ता है, ती है, ते आते हैं, तो ये पास्ट टेंस जो भी है ऐसे होगा। वरना फिर वो अंग्रेजी में लिखा तो हमारे समझने में समस्या आएगी। आप भी जब भी अंग्रेजी पढ़ो तो ऐसी पुस्तक ले गए हो जिसमें हिंदी का प्रयोग किया गया हो, तो वो समझ में ज्यादा फायदा होता है। समझ गए? अच्छा सर जी, समझ गया। 3 शिक्षण विधियां होगी, टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, बाकी कल पढ़ेंगे। और बता देना क्या समझ में आया, कितना का है। ओके, थैंक यू।